नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, मेरे एक यूज़र का क्वेश्चन आ रहा था। बोल रहे थे कि भैया आप बोल रहे हो कि फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाया है और आपने वीडियो डाला है कि ओवर रिएक्शन दे रहा है भैया। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। एक और क्वेश्चन आया था मेरे मित्र का। वो बोल रहा था कि IPO में ज़्यादातर तुम बताते नहीं हो कि IPO में पैसा लगा के प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते, या व्हेन टू एग्जिट। व्हेन टू एग्जिट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब आपको स्टॉकों से बाहर हो जाना चाहिए, एक उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो UNGA में बैठक में हमारे S जयशंकर जी को जो कल 27 तारीख को बोलने का मौका मिला है, तो उन्होंने पाकिस्तान को क्या सबक दिया है और क्या उन्होंने बोला है। फिर से भारत को वीटो पावर मिल जाती, लेकिन वीटो पावर पर फिर से भांजी मार दी है किसने? तुर्की ने। तुर्की की जो वहाँ पे अध्यक्ष है वहाँ पे तुर्की की यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले ये समझो कि लोग बाग IPO में पैसा क्यों नहीं बना पाते, या IPO के पीछे उसका लॉजिक क्या है। तुम ऐसे अपने ऊपर सोच के देखो, अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हो और आप कोई भी बिज़नेस चला रहे हो और आपको इनिशियल पब्लिक ऑफ़र लाना है, मतलब IPO लाना है, तो क्या IPO में आप अपना 100 रुपये का माल जिसकी वैल्यू 100 रुपये है वो आप 70 में बेचना पसंद करोगे? अपने ऊपर सोच के देखो, नहीं करोगे। यही कारण है कि आप देखते हो कि जब IPO आता है ना किसी भी कंपनी का, तो उससे आने से पहले उसकी जो बैलेंस शीट है ना, उसे बहुत अच्छे से सुधार दिया जाता है। मतलब जैसे अगर आप किसी लड़की की शादी कर रहे हो तो लड़की को लड़के के सामने, मतलब लड़का दिखाने के से पहले उसको अच्छे से एकदम नहला धुला के अच्छे सुंदर से कपड़े पहना के, ताकि ये रिजेक्ट ना हो जाए। इसीलिए उसकी बैलेंस शीट को इतना अच्छा कर दिया जाता है, बिल्कुल कंसल्टेंसी के साथ में। तो प्रॉफिट दिखेगा आपको कि यार रेगुलर प्रॉफिट आ रहा है बिल्कुल, और 12% 15% का मार्जिन स्ट्रेटजिक है, कंपनी के पास में ऑर्डर बुक पड़ी है। क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि सेबी इसको मंजूरी दे दे कि यार इनकी बैलेंस शीट मतलब ठीक ठाक है, इसलिए अपना पैसा जुटा सकती हैं। ऐसा कई बार देखने के लिए मिला है कि जो कंपनियां हैं वो अपना ऊपर के रेंज में, जब उनकी कंपनियों के प्राइस ऊपर हो जाते हैं तो वे QIP ले आती हैं। QIP लाने के बाद जब प्राइस नीचे आ जाता है तो अपने कंपनियों के शेयर बाईबैक कर लेती हैं। ऐसा कई कंपनियों में देखने के लिए मिला है। कोई भी प्रमोटर आपको 100 रुपये का माल 70 में क्यों देगा भाई? वो आपने देखा जब बाज़ार पीक वैल्यूएशन पर होता है, जब बाज़ार में अच्छी मूवमेंट होती है, तभी ज़्यादा IPO आते हैं। कारण ये है कि प्रमोटर चाहता है मेरा 100 रुपये का माल 120 में बिके या 130 में बिके। जब बाज़ार में करेक्शन आई रहती है, जब बाज़ार नीचे गिरा रहता, उस दौरान IPO नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उस दौरान जो अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनियां वही मरे के भाव मिलती हैं। आप बताओ, कैंपस में कोई बुराई है? कैंपस जाना माना ब्रांड है। कैंपस SBI कार्ड में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। टाटा टेक्नोलॉजी में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। होंडाई में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। पेटीएम में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। LIC में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। ऐसे में आपको 10 IPO बता दूंगा। ओला सबके सामने दिख रहा है। ऐसे 10 IPO बता दूंगा जो आए, बैलेंस शीट इतनी सुथरी दिख रही थी, लग रहा था कि अब भविष्य का मल्टीबैगर यही बनेगा। अब तो करोड़पति होकर ही निकलना, बस अब कुछ नहीं हो सकता अगर ये IPO में पैसा नहीं लगाया। हुआ क्या? जब आपने IPO में पैसा लगाया उस दिन स्टॉक चला, लेकिन जब उनके जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क होते हैं उनके 6 महीने बाद उनका लॉगिन पीरियड हुआ ख़त्म, उन्होंने बेचा और पब्लिक फंस गई। और फंस गई तो वो लॉन्ग टाइम दादाजी काका जी वाली पोजीशन में आ गए। मतलब दादाजी को पहले ब्याह करना पड़ेगा, उनका लड़के का ब्याह होगा तब वो काका जी बनेंगे, वो कभी बनेंगे नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि IPO में पैसा नहीं बनता। बहुत से लोग मेरे से बोल रहे हैं कि यार माइक्रो फाइनेंस में बहुत ग्रोथ आ रही है, जो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं उनमें बहुत ग्रोथ आ रही है। कुछ नहीं ग्रोथ आ रही, तुम्हें बहलाया जा रहा है, तुम्हारा दिमाग हो गया सुन, इसलिए तुम्हें ग्रोथ दिख रही है। वो ग्रोथ नहीं है, वो ओवर लेवरेज है। ओवर लेवरेज मतलब सीधा है कि जिस समय गोल्ड का रेट 50,000 रुपये तोला था, उस समय पे अगर उन्होंने 5 लाख रुपये का गोल्ड दे दिया किसी को, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उस गोल्ड का रेट था 50,000 रुपये तोला, उन्होंने 1 किलो गोल्ड रख के किसी का और उन्हें 50 लाख रुपए के एवज में मतलब लोन दे दिया। अब उस गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ के हो गई 1 लाख, सपोज करो 1 लाख होगी। तो जिस व्यक्ति ने गोल्ड लोन लिया है वो जाहिर सी बात है वो सोचेगा यार 50 ही तो ले रखे, अभी तो 50 और भी मिल सकते हैं, 30 और भी मिल सकते हैं, तो 30 और ले लिए उसने, 80 हो गए। अब आपको दिखेगा यार जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इनमें तो 50% की ग्रोथ आ रही है, ये तो
मतलब अब तो करोड़पति बनना तय है मेरे भाई। 20-30% तो उनका लेवरेज हो गया। अब जो उनके पास में जो 100 कस्टमर थे ना, जो एक व्यक्ति को 5 लाख का उन्होंने लोन दिया था ना, जो 100 कस्टमर थे उन्हीं को वे 30-30 हज़ार और दे देंगे, 3-3 लाख और दे देंगे, तो 80-80 लाख का हो गया। 50 लाख का ऑलरेडी कितना हो गया, 80 लाख। कस्टमर नहीं बढ़े, ग्रोथ नहीं हुई, केवल जो उसका प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ने से जो उनकी लेवरेज बढ़ी, लेवरेज बढ़ने से उनकी जो ग्रोथ आपको दिख रही है ना माइक्रो फाइनेंस की, ये आपको वहाँ दिख रही है। और यार ग्रोथ आ गई भाई, जब इनके एनपीए बढ़ने चालू होंगे ना, तब आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो फंस गए। किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक को पढ़ते समय उसके प्राइस टू बुक वैल्यू देखो। ऐसे कई साइकिल मिलेंगे, ये स्टॉक कहीं नहीं गया। जो आप स्टॉक में 4 स्टेज होती है, एक तो स्टेज 1 होती है, एक स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, स्टेज 4 होती है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो स्टेज 1 में ख़रीदते हैं, और ज़्यादातर जो समझदार निवेशक होते हैं वो स्टेज 3 में ख़रीदते हैं। मतलब जब कोई भी शेयर है ना, जब वो ऐसे चढ़ना चालू होता है, तो जब उसका पीक वैल्यूएशन होता है ना, उसी पीक वैल्यूएशन पे वो ख़रीदते हैं। कौन? जो समझदार निवेशक होते हैं, जो पान के ठेले पे खरीद लेते हैं कि यार वो फलाना आदमी करोड़पति बन गया। और वो जब नीचे जाता है स्टॉक स्टेज 3 से होता हुआ, उस समय पर स्टॉक के बारे में सारी खबर नेगेटिव आती रहती है। अरे यार टैरिफ लग गया है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसके एनपीए बढ़ गए हैं। तो होता क्या है कि वो वैल्यूएशन के चलते नीचे आ जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, बजाज फाइनेंस में देख लो ना, अच्छी खासी कंपनी थी, कंपनी 70 रुपये के प्राइस पे अपना IPO लेके आई, ठीक है, बजाज फाइनेंस। अब वो उसे पब्लिक ने इतना हुआ बना दिया, उसे लेके चले गए 180 पे। प्रमोटर तो 70 पे ही सोच रहा था कि यार मुझे मिल जाए तो ठीक है। अब वो 180 लेके, तो प्रमोटर ने ही माल बेच दिया। बोले ले भैया तो हमसे ही ले ले, अगर तुम्हें 5 साल पहले की अभी आज ही वैल्यूएशन दे रहा है तो हमसे ही ले ले। आज परिणाम तुम्हारे सामने 100 से 120 के बीच में घूम रहा है। इसीलिए जब तक तुम किसी स्टॉक की वेंट टू स्ट्रेटजी नहीं निकालोगे ना, एग्जिट स्ट्रेटजी, आपका इमोशनल शेयर मार्केट से नहीं रहना चाहिए। अगर आपको शेयर बाज़ार में हो, काम कर रहे हो, और आपको लग रहा है यार मेरा प्राइस पे आएगा तो ही मैं बेचूंगा, नहीं। अगर कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर है, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, कंपनी की जो ऑर्डर है वो पीक पे आ गया है, कंपनी के जो प्रमोटर है वो धीरे धीरे माल चिपका रहा है, कंपनी के कई नेगेटिव साइन होते हैं। चलो मैं आपको 3 स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको कब कंपनी से बाहर हो जाना चाहिए किसी भी स्टॉक से। कोई अगर कंपनी में आपको 3 साइन दिखे, PPP, पीक ऑर्डर बुक, अगर पीक ऑर्डर बुक आ रही है तो आपको तत्काल बाहर हो जाना चाहिए, इसके बाद नहीं आएगी। जैसा आप देख लो RBNL में हो रहा है, IRFC में देख लो आप। पीक मार्जिन, अगर कंपनी के मार्जिन एक पीक लेवल पे पहुंच गए तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। पीक सेंटिमेंट, अगर आप सब लोग उसी की बात करने लगे कि यार अब तो करोड़पति बनना चालू हो गए, जैसे आपने देखा BSC के साथ हुआ। BSC में सब लोगों को BSC दिख रहा था कि NSE का IPO आ रहा है, NSE का IPO आ रहा है। परिणाम क्या आप सबके सामने है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। कब आपको स्टॉक से बाहर होना ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप पीक वैल्यूएशन हो गई। अगर किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम P बोलते हैं, वो अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो गया तो भी उसमें आपको सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट होना जाना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ किसी रेट पे ही बिकती है। ऐसा नहीं है कि तुम सोने को मतलब आलू को सोने के रेट बेच दोगे। आलू है, आलू का रेट ही बिकेगा, बस थोड़ा 19 या 20। अगर किसी कंपनी का पीक वैल्यूएशन हो गया तो भी आपको बाहर हो जाना चाहिए। मतलब हायर वैल्यूएशन पे आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे। अगर कोई स्टॉक डायरेक्ट प्रॉफिट की तरह भाग रहा है तो दूर रहो, सावधान रहो। हो सकता है उसमें उसे मोनोपुलेट किया जा रहा हो। कई चीज़ें होती हैं। प्रमोटर QIP ला के अपना माल बेच देते हैं तो नीचे आके बाईबैक कर लेते हैं। ऐसे कई बार देखने के लिए मिले। अगर ऊपर का जो टॉप मैनेजमेंट है वो उनका रिज़ाइन देता जा रहा हो, क्योंकि जब भी किसी कंपनी के प्रमोटर या उसका टॉप लेवल जो होता है ना, CFO या CEO, वो अगर उनको रिजाइन दे रहा है ना, तो ये कंपनी के बारे में नेगेटिव साइन होता है। अगर सब लोग आपको उसी की बात करते हुए नज़र आ जाएं, जैसे BSC के साथ हुआ। अब BSC का मेन धंधा कहाँ से आता है? FNO से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। और उसके ऊपर जो BSC कपलिंग लगाने जा रही है कि भाई यार हम इस ख़त्म कर देंगे। या IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका धंधा क्या है? धंधा है इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इस पर गवर्नमेंट ने कपलिंग लगा दी है, तो पहले से ही पता था ना आपको कि कभी भी कपलिंग आ सकती है, कभी भी प्राइस कैप आ सकता है। तो इसलिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि यार किसी भी अगर इंडस्ट्री में आप जा रहे हो ना, तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत जाओ, नहीं तो कांड कर बैठोगे, नुकसान कर बैठोगे। पीक वैल्यूएशन पे खरीद लोगे,
पीक सब चीज़ पीक रहेगी, महंगी वैल्यूएशन है, सब खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने तो ऐसे भी देखे, मेरे एक दोस्त हैं वो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि यार ये बेटा बात नहीं कर रहा किसी से, थोड़ा सा इसे देख ले। पता चला वो डिप्रेशन में चला गया, कोई भी स्टॉक में ओवर लेवरेज ले लिया और वो नीचे चला गया। अभी जो निफ्टी का एवरेज पी है ना, वो 21 से 22 के बीच में चल रहा है। अभी निफ्टी ना तो ओवर, आप सोचो कि वो महंगा है, निफ्टी महंगा नहीं है। और निफ्टी जब भी कभी आपको 20 के आसपास में पी दिखे, अगर 20 से कम हो जाए तो बॉटम होता है, मतलब उस समय पैसा लगा सकते हैं। अगर अभी जैसा आपने देखा ना सितंबर में जब बोल रहे थे कि निफ्टी महंगा हो गया, उस समय निफ्टी का पी चला गया था 24। जो निफ्टी का पी 24 चला गया था, मतलब कंपनी के लोगों को महंगा दिखने लगा था उसके अर्निंग के हिसाब से। आप अगर स्टॉक स्कैन पर जाओगे या आप स्किनर पर जाओगे, आप अपने यहाँ पर जाकर भी निफ्टी का पी चेक कर सकते हो। ये आपको देखना होता है कि यार कंपनी को महंगी क्यों है। जैसे गोल्ड में लोग बाग बोल रहे हैं यार बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है, गोल्ड में क्यों पैसा बन रहा है? क्योंकि वर्ष 2022 में आपने देखा रशिया का गोल्ड था, अमेरिका ने सीज कर दिया। तो उसे देख करके जो और कंट्री थी वो सावधान हो गई। सावधान क्यों हो गई कि यार अगर ये रसिया के साथ कर सकता है तो ऐसा किसी के साथ भी करता है। अब कर सकता है मतलब जो चाइना या और जो कंट्री है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े लेवल पे मतलब कई कई लाख करोड़ रुपए का गोल्ड परचेस करना चालू कर दिया। बास्केट ऑफ करेंसी में जो उनका फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व में हर तरह का रिजर्व रहता है, गोल्ड भी रहता है, डॉलर भी रहता है, यूरो भी रहता है, पाउंड भी रहता है ना। और अब इन्होंने क्या किया कि उसमें से अपनी बास्केट ऑफ करेंसी में से जो फॉरेन रिजर्व है उसमें से डॉलर की वेटेज कम कर दी, डॉलर की वेटेज घटाते जा रहे हैं, गोल्ड की वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का दाम क्यों बढ़ता है, तो गोल्ड का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो कंट्री है ना, जो देश हैं, कोई आदमी नहीं, देश जब वे बड़े लेवल पे गोल्ड परचेस करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो लिमिटेड है तो उसके दाम बढ़ेंगे। दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा स्टॉक ले लिया, उसका जो फॉरेन रिजर्व था रूस का, वो सीज़ कर दिया कि हम तो ये तो यूक्रेन को देंगे। उससे नुकसान क्या हुआ? उससे नुकसान ये हुआ जो और कंट्री हैं, जैसे हमारा, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, भारत ने अपना कुछ जो गोल्ड है ना वो ब्रिटेन से बुलाया था। लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार भारत ने वहाँ गिरवी धर रखा था। भाई गिरवी नहीं धर रखा था, हमारा बहुत सा रिजर्व बहुत से देशों में है सुरक्षित के रूप में, ताकि इन केस अगर देश के अंदर ऐसा मतलब परिस्थिति अनुकूल ना रहे, उस स्थिति में भी हमारा कुछ रिजर्व सेफ रहे। चाहे वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, चाहे ब्रिटेन में है, ये अलग अलग जगह रखते हैं, सभी देश रखते हैं, ऐसा अकेला भारत ही नहीं रखता। 1991 के समय पर हुई थी जब हम अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, जब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाए थे। उसके बाद उस समय की स्थिति थी, आज की नहीं है। ये जो हमने गोल्ड बुलाया ये हमारा ही गोल्ड है, हमें वहाँ रखा था, ये सभी रखते हैं। तो निफ्टी की जो पी है वो अभी अच्छी चल रही है, घबराने वाली बात थोड़ी है। तो रूस के साथ ऐसा अमेरिका ने कर दिया, इसने मजबूरन सब देश अलर्ट हो गए। होता ना, सभी लोग करते हैं, उसमें क्या बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो अभी बैठक होने वाली, वो बैठक चल रही है, ये मंगलवार से चल रही है, तो इसमें 27 तारीख को भारत को बोलने का मौका मिला। ये क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में इसका गठन हुआ था। और क्या है, ये प्रति साल एक हफ्ते के लिए रखी जाती है। मंगलवार से, सितंबर के मंगलवार से चालू होती है लास्ट वीक में, और अभी ये मंगलवार को ही ख़त्म होने वाली है। तो इसमें भारत को बोलने का जो मौका मिला वो मिला 27 तारीख को। इससे पहले पाकिस्तान ने भी बोला, पाकिस्तान ने बोला कि हमारे ऊपर तो खुद टेररिस्ट हैं, हम तो टेररिस्टों से बहुत त्रस्त हैं, हमने तो खुद ही टेररिस्टों पर अटैक किया है। क्योंकि वह इन्होंने जो 2-3 दिन पहले अपने ही लोगों पे एयर स्ट्राइक करी थी ना, वो इसीलिए करी थी जिससे दिखा सके। भारत को वीटो पावर मिलने वाली थी, लेकिन अभी क्या हुआ, जो तुम्हारा टर्की की अध्यक्ष थी ना, उन्होंने ये बोल दिया कि भारत को वीटो पावर देना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि जो वहाँ के गुटोरियो हैं ना, जो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब जो उस 1945 में आपने इसका विवेचना करी थी और 5 देशों को वीटो पावर दी थी, अब जो ना इसकी फिर से एक विवेचना हो, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। उसने इसकी सराहना की थी। वही एस जयशंकर भी थे प्रधानमंत्री, तुम्हारा वहाँ का शरीफ भी था, और भारत की जो IFS ऑफिसर है वो भी वहीं पर थी। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो उनने भांजी मार दी, जिसने तुर्की की जो अध्यक्ष थी, उनने बोला कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। और तो और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि हमने तो भारत के फाइटर जेट मार के गिराए, जबकि एस जयशंकर ने उसका खुलासा किया कि हमने कोई फाइटर जेट मार के नहीं गिराए। आपके यहाँ से हमारे यहाँ अगस्त में, मतलब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ, उसके अटैक करने के लिए, मतलब उसके टेररिस्टों को मारने के लिए भारत की तरफ से कार्रवाई की गई,
और दोनों देश जो ना एक दूसरे से स्पष्ट बोलने से बचे। मतलब ना तो पाकिस्तान ने भारत का स्पष्ट नाम लिया, ना ही भारत ने पाकिस्तान का स्पष्ट नाम लिया। मतलब कहीं ना कहीं दोनों देशों ने बात अपनी पूरी रखी, लेकिन जो गरजें एस जयशंकर जिस लेवल पे उन्होंने बात कही, और जो हमारे यहाँ की IFS ऑफिसर हैं उन्होंने बोला, जिन्होंने बोला टेररिस्ट है, हम टेररिस्टों से परेशान हैं, तो फिर उन IFS ऑफिसर ने बोला कि फैक्ट देखो ना, ओसामा बिन लादेन कहाँ से आया था, फैक्ट देखो आप जोर से बोलने वाले आदमी नहीं है। आप सोचो कि हम चिल्ला के बात करें, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। रियल चीज़ ये है कि फैक्ट देखो, ज़्यादातर आतंकवादियों को पनाह कौन देता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही टेररिस्ट का मैन है। और तो और मतलब बगल दबा के खड़े हो गए जो नवाज शरीफ हैं। इतने शरीफ नहीं है वो, केवल देखने के शरीफ है, नाम के शरीफ है। किसी का नाम शरीफ लिखने तो शरीफ नहीं हो जाता। अगर किसी का नाम करोड़ीमल है तो वो करोड़पति नहीं है। हो सकता है भीख मांग रहा हो, नाम करोड़ीमल रख रखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 6 साल बाद पाकिस्तान के लिए वो खुशियों भरी खबर आ गई है, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या तो उस समय पे मिले थे, या 6 साल बाद ये तुम्हारे शहनवाज शरीफ मिले हैं। ऐसा क्या, इमरान खान मिले थे 6 साल पहले प्रधानमंत्री से, किससे, वहाँ राष्ट्रपति से अमेरिका के। और इतनी बड़ी बेइज्जती, पहले तो ये 50 के 50 देश जाके मिले कि देखो हमें इजराइल मार रहा है, तो उन्होंने बोला चल मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा, और नहीं मारेगा। और महाबेइज्जती तो वो देखो कि ट्रंप ने मीडिया के सामने बोल दिया कि यार वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा मैं उनसे मिलना है। देखो क्या होता है, अमेरिका का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है ना, तो उसे कहाँ मिलाया जाता है? उसे ओवल हाउस में मिलाया जाता है, वाइट हाउस में। जो उनका वाइट हाउस है ना, वहाँ पे ओवल हाउस में बैठा जाता है, वहाँ मीडिया होती है, और वो उसका एक प्रोटोकॉल है। लेकिन उनका झिंगालाला टाइप से मुलाकात हुई, और उसमें भी मतलब जब उनका हाथ मिलाने का तरीका आप देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हाथ उसने ही बढ़ाया हो, किसने, पाकिस्तान के PM ने, कि यार हाथ तो मिला लो, तो उन्होंने बोला चल हाथ धर ही दो यार, ख़त्म कर बात। मतलब एक नेक्स्ट लेवल बेइज्जती कराने में पाकिस्तान को मज़ा आता है। पाकिस्तान भारी भरकम बेइज्जती कराता, भारी, इतनी भारी बेइज्जती कराता है कि पूछो मत। पहले तो 50 के 50 देशों का लीडर बनकर बैठ गया, मेरे पर न्यूक्लियर बम है, मैं इजराइल से रक्षा करूँगा। और ईरान वाले मामले पे भी पाकिस्तान को समझा दिया गया था ट्रंप के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान को ना आगे आने की बहुत आदत है। धमाल मूवी में जो आगे आ जाता है ना, वो आदत पाकिस्तान के अंदर है। तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर इजराइल हमला करेगा ईरान पर, तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे। तो ट्रंप ने उसे बुला लिया, एक रोटी 2 रोटी का लालच देगा, बोलो आ जा रोटी खा जा घर पे। वो आ गया, उसे समझा दिया कि तेरे को क्रिप्टो वाला मामला दे रहे हैं, तो क्रिप्टो का मामला संभाल, तेरी घरवाली को और तेरे लड़के को अमेरिका की सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो तू यहाँ की सिटीजनशिप ले ले, इसलिए घबरा नहीं, ज़्यादा हड़बड़ मत करे, अभी तेरे 2 मिनट लगेगी तेरा हेलीकॉप्टर बनाने में। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, बोला सर आका जो क्या करना सर, आपने युद्ध रुकवाया, आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो जिल्ला इलाही तो खुश हो गए, जिल्ला इलाही ने बोला आजा, तो फिर उसे भी बुला लिया और तुम्हारा शरीफ को भी बुला लिया। 6 साल बाद हो रहा है शहबाज शरीफ, या तो इससे पहले इमरान गए थे, इमरान जो खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, या शहबाज शरीफ को थोड़ी सी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने का मौका मिला है। अल्टीमेटली इनके यहाँ जो है ना, जो सेना का शासन है एक तरह से, प्रधानमंत्री तो एक तरह से कठपुतली है ना, प्रधानमंत्री के जो चलती, जो भी आसिफ मुनीर कर देता वो हो जाता है। अभी की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ के भी लात मार के खड़ा ना कर दिया जाए। हो सकता है जो तुम्हारा आसिफ मुनीर है वही अब सत्ता में आ जाए, मतलब हटा यार तेरे का नहीं होगा, अब मैं ज़रा देख लेता हूँ अपने हिसाब से। तो कितने पिट लिए, इनको आदत है कि मेरे एक फ्रेंड था जब मैं स्कूल टाइम में था, उसे जितना मारो वो उतनी गाली देता था, उसे और मारो तो और गाली देता था। तो गाली देने से उसे लगता था कि यार मैं युद्ध जीत लिया। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने कोई पैटेंट नहीं बनाया तो हमारे लिए खुश की बात है। खुश की मतलब क्या हो गया? देखो लोग बोल रहे थे ना कि यार भैया तुम तो बोल रहे थे कि ओवर रिएक्ट कर रहा है बाज़ार, आप बोल रहे थे शेयर बाज़ार तो इतना क्रैश हो गया। मेरे भाई आप समझो, हमने कोई भी पैटेंट नहीं करा रखा। पैटेंट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा नाइक का जूता है, तो नाइक की एक कॉपी जो है ना, आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझा दूँगा, फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट है बट मैं आपको इस डिपार्टमेंट से समझाऊंगा कि समझ में आएगा। नाइक का ओरिजिनल जूता है 5000 का है, नाइक की जो कॉपी है ना वो आपको 1500 में मिल जाएगी। नाइक के जूते की, नाइक का जूता 5000 का है, कॉपी आपको 1500 में मिल जाएगी। तो जो कॉपी बनाते हैं ना उसे जेनरिक दवाई बोलते हैं, समझ में आई? जैसे मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना,
तो यो मेरी वीडियो है। अगर आप इसी वीडियो को उठा करके अपनी यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड कर दोगे ना, तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। जिस तरह से दवाइयों में जेनरिक दवाई उसकी कॉपी होती है, जेरॉक्स होती है, अमेरिका ने इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि हम इतने सस्ते दामों में अमेरिका को फार्मास्यूटिकल देते हैं कि पूछो मत। फिर लगाया किस पे भाई? बात समझो कि आयरलैंड ये मान लो पनीर बेच रहा है, 1 किलो पनीर 380 का है। हम क्या बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मतलब हम दे रहे 30 रुपये किलो का सामान, 10 किलो हरी मिर्ची लेकर जाएंगे, इतना सारा जब जाकर 300 आएंगे। वो 1 किलो पनीर देगा, वो जाकर हम 300 आएंगे। समझने की कोशिश करो। और हमारी जो कंपनियां हैं भी ना, औरोबिंदो फार्मा है, ये यहाँ से कच्चा माल ले जाती हैं और प्रोसेसिंग वहाँ करती हैं। पर ट्रम्प का कहना तो यही है ना कि आप यहाँ प्रोसेसिंग करो, उसे बेचो। तो वही तो कर रहे हैं भारत। जेनरिक दवाइयों को बाहर रखा है, तो भारत में तो ज़बरदस्ती गिरो। अब भैया काहे गिर क्यों रहा है, ये तो बता दो। और डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा। भाई तुमने कुछ ऐसा बनाया है क्या जिस पर तुम्हारा पेटेंट है? पेटेंट क्या होता है जनरली कि अगर आपके पास में रिसर्च एंड डेवलप करा हो, आपने कुछ ऐसी दवाई बना ली हो जो आप एक गोली खा लोगे, आपका 1 महीने में 1 किलो वजन कम हो जाएगा, तो आप उस दवाई को पेटेंट करा लेते हो। अगर किसी भी को भी वो दवाई चाहिए तो वो आपसे बिना परमिशन के नहीं बेच सकता। अब आपकी वो दवाई पेटेंट हो गई कि आप उसको अगर आपके मर्जी पड़े तो 2000 की बेचोगे, मर्जी पड़े 2 लाख की बेचोगे, क्योंकि वो आपकी पेटेंटेड दवाई है। भारत उसकी जेरॉक्स करता है। भारत में ज़बरदस्ती शेयर मार्केट, और यार फार्मा पे टैरिफ लगा दिया, बेचो। अरे भैया 2 मिनट सब्र तो कर लो, देख तो लो हो क्या रहा। हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम तो केवल जेरॉक्स कॉपी बेच रहे हैं। बनना ही वो तो टैरिफ लगा दिया, बस इतना सुनना था, दर सब बेचो, भागो शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। अरे भाई दिमाग में थोड़ा सा लोड डालो, दिमाग पर लगा कर सोचो। उन्होंने लगाया है 100% टैरिफ उनके ऊपर जिनकी पेटेंटेड दवाई है। भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन आईटी में उसने बोला H1B वीज़ा को लेकर के कि मैं H1B वीज़ा लगा रहा हूँ, मान लिया। वहाँ की आईटी कंपनी बोल रही कि इस पर हमारे पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसके बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं। धड़ परिस्थिति गंभीर है। खैर चलो, वीडियो क्या आज थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए आपको मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपको शेयर मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। तो साथियों, चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं देख रहा था 77% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो 0.5 सेकंड लगती है। सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।